नमस्कार रोहित जी। नमस्कार नमस्कार सर भाई। अभी ये जो हालात महामारी के जो दूसरी वेव में हालात बन गए हैं, विकट परिस्थितियां हो गई हैं दिल्ली और देश भर में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए, और स्पेशली ऐसे मौके पर जिसमें पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और इस देश में, इस हिंदुस्तान में जिस तरीके से खामियां देखी जा रही हैं इस कोरोना के वक्त में, और ये जानते हुए कि एक महामारी है, और इसके विशेषज्ञों ने भी इसके बारे में, कोरोना के बारे में बताया भी था और चेताया भी था सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि ये एक महामारी है और इससे निपटने के लिए हमें पुख्ता इंतजाम करना चाहिए भविष्य के लिए भी। जो नहीं किया गया, जिसको अनदेखी किया गया, और अनदेखी इस तरीके से हुआ कि लोग वो पेंडेमिक, वो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट वो जारी रहा, वो चलता रहा। वो एसओपी जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की थी, नोटिफिकेशन जारी किया था, वो चलता रहा। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोग काम पे निकले थे, शहर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, हर जगह पे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने सरकारी तंत्र मंत्र को लेकर के जिस तरीके से इलेक्शन कराना और भी कई कुंभ मेले कराना, इस सब चीजों को देखते हुए भी कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत चीजों को, कोरोना को बढ़ावा मिल सकता है, उसके बावजूद भी इन सब चीजों को किया गया। आज लोग मर रहे हैं। आपने जैसे पूछा कि जिम्मेदार कौन है, मैं अपने दिल से ये बात कहूंगा, ये जिम्मेदारी इस देश की मुखिया को लेना पड़ेगा, जो इस देश को चला रहा है, जो इस देश में ये कहने वाला है कि हमें कब थाली बजाना है, हमें कब घर में रहना है, हमें क्या चीज क्या फॉलो करना है। आज हमें, जो देश का हमारा मुखिया है, जो हमें वो कहता है वो हम कर रहे हैं। वो कहता है कि वोट देने जाओ, वोट देने जाते हैं हम। वो कहता है कि स्नान करने चाहिए, आप गंगा जी में नहा के आइए, हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं। तो जब आप जो कह रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम। तो अब रोहित जी, वही प्रधानमंत्री, वही व्यक्ति कह रहा है या कर रहा है कि दवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना मर जाओ, कब्रिस्तान और शमशान में भारी रकम देके अंतिम संस्कार करो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट में। आप उन घर वालों से पूछिए, उन परिवार से पूछिए जिसका भाई चला गया, बेटा चला गया, माँ चली गई, बहन चली गई। आप उनसे पूछिए, उनके दिल से पूछिए। उनके पास पैसा होते हुए भी आपने देखा होगा कि जितने, जो भी ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, सोर्सेज की कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी थी, सिर्फ कमी थी तो हॉस्पिटल्स की कमी थी, सिर्फ कमी थी तो वेंटिलेटर्स की कमी थी, सिर्फ कमी थी तो डॉक्टर्स की कमी थी। इस वजह से मेरी जान गई है, इस वजह से मेरे भाई की जान गई है, इस वजह से मेरा बाप मर गया है। कमी देखिए, कमी किस चीज की थी? कमी आज की डेट में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की है। ऐसे मौके आने के लिए आप महामारी, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट, इस देश में रहने वाले लोग, ये पता है हमें कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। उस घटना को रोकने के लिए, करने के लिए सरकार अपनी एक पॉलिसी बनाती है। और जब लगता है कि अगर कोई ऐसी महामारी उत्पन्न हो गई है, तो उसका इलाज, उससे निपटने के लिए हमें केवल सिर्फ एक साल के लिए नहीं निपटना होता है। हमें अपने फ्यूचर को किस तरीके से, हमारी जनरेशन कल को आने वाली जो होगी, वो कैसे, ऐसे कोरोना जैसे बहुत सारी बीमारियां आगे आएंगी, कैसे हम बचेंगे, कैसे अपनी जान बचाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी केंद्र सरकार सहित
राज्य सरकारों पर लताड़ लगाई है और एक तरह से आदेशात्मक रूप से कहा है कि आप समय रहते उचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर भी कोरोना महामारी की आ सकती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से या निर्देश से सरकार कुछ सुधरेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जब सरकार फेल हो जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आज हम किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम आज हम अपने सरकारी तंत्र को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर हम सरकारी तंत्र की आज हम बुराई कर रहे हैं, अगर हम आलोचना कर रहे हैं, तो सरकारी व्यवस्था क्या है उसकी आलोचना कर रहे हैं। अगर सरकारी तंत्र अगर फेल होता है, विफल होता है, तो हमारे पास न्यायपालिका है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को मैं धन्यवाद कहूंगा उनकी बात को, जिस तरीके से उन्होंने बहुत सीरियसनेस इस मुद्दे को लिया है आकर के, कि उन्होंने जो अपना कंसर्न दिखाया है इस जनता के लिए। आज मैं उनको सलाम करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने जो कहा है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप हमें टेस्ट मत करिए, हमें चेक मत करिए, अगर हम जिस दिन अपने पे आ जाएंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। ये केंद्र सरकार को ये चेताया गया है। अगर केंद्र सरकार अभी भी बात नहीं मानती है, तो जो तीसरी लहर आने वाली है, आज हम आप बात कर रहे हैं जूम पे, मुझे लगता है कि हो सकता है दोबारा जूम करने का मौका आपको हमको ना मिले, ये भी हो सकता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं? हम एक सामाजिक तौर पे बात कर रहे हैं कि समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, हमारे सरकार के जो हमारे मुखिया है, उनको किस तरीके से हमारी एक एक आदमी की जो जान बचानी है, कैसे बचानी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले 7 साल से दिल्ली की सत्ता संभाली है और वे तरह तरह के मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन इस महामारी में दिल्ली के नागरिकों का जो बुरा हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में केजरीवाल नैतिकता के आधार पर या अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं किसी राज्य सरकार की इस समय आलोचना नहीं करूंगा। राज्य सरकार की आलोचना इसलिए नहीं करूंगा कि देखिए, ये जो दूसरी लहर आई है, ये एकदम से आई है, अंदाजा नहीं था किसी चीज का। लेकिन जो व्यवस्थाएं जो एक सरकार के पास होती हैं, उसी व्यवस्था के अंतर्गत वो सरकार चलती है। आज अगर केजरीवाल साहब कहते हैं कि मुझे 700 मेट्रिक टन चाहिए, मेरे पास पेशेंट बहुत हैं, मेरे पास हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्था मैं कर सकता हूं, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो देखिए, ये ऑक्सीजन देना करना, जो जिसकी जितनी क्षमता होती है उतनी वो अपनी क्षमता को बखूबी निभाता है और कर भी रहा है। रोहित जी, लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर केजरीवाल सरकार की बात करी जाए, तो केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं केंद्र सरकार पे वो अपनी उंगली उठा रहा है। केंद्र सरकार पे उंगली उठाना उसका वाजिब है। मैं उस बात की सराहना करता हूं, उस बात को मानता हूं। और मैंने ये भी देखा है, जो पिछले कई दिनों से वो सरकार के लोग, केजरीवाल सरकार के, मैं उनके फेवर की बात नहीं करता है, उनके साथ के जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, उनके भी साथ के जितने विधायक हैं, उनके साथ के जितने लोग, जितने लीडर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो आज जो है अपने घरों में नहीं बैठे हैं। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं आपको, आज वो घरों में नहीं बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, जो जिस इंटेलिजेंसी से अपनी दिमाग को चलाता है, करता है, वो अपना काम कर रहा है। चाहे वो जनता के बीच में कर रहा हो, चाहे वो बैठ करके ईमेल कर रहा हो, चाहे वो अपने केंद्र सरकार को अप्रोच कर रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री को, हर्षवर्धन जी से बात कर रहा हो, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार की हालत जिस तरीके से बनी है, वो उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, चाहे दिल्ली देखिए, दिल्ली सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, दिल्ली जो है इस देश के जो प्रधान हमारे सेवक हैं, मोदी साहब, उनकी भी है, क्योंकि वो इस दिल्ली में पूरी दुनिया बसी हुई है, इस दिल्ली में पूरी दुनिया बसी है। उनकी जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार, ये केंद्र शासित राज्य है,
तो केंद्र शासित राज्य है, तो आपको यहाँ रहने वाला नागरिक इसी दिल्ली सरकार से गुहार लगाएगा, ऑक्सीजन की बात करेगा। ऑक्सीजन तो आपको सुविधा देनी है। नहीं नहीं, हमारा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले साल आई महामारी से सबक लेकर ऑक्सीजन उत्पादन के लिए, प्लांट लगाने के लिए क्या केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने रोका था? ये केजरीवाल की नाकामी और विफलता है, अदूरदर्शिता है कि उसने दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए। इस बात को तो आप मानोगे? दूसरा सवाल, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक कहावत है। तो क्या केजरीवाल ने दुर्घटना घटने का वेट किया, इंतजार किया और अब लैपटॉप पे लेकर बैठ के उसके मंत्री और उसके अधिकारी और उसके कार्यकर्ता जनता में सहानुभूति ले रहे? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। ये सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब उनसे जनता पूछ रही होगी और इस सवाल का जवाब उनको देना भी होगा केजरीवाल साहब को। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर एक महामारी आई और अगर एक राज्य के मुखिया हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी व्यवस्था किस तरीके से रखते हैं। कहीं अगर इस चीजों को, अगर बहुत ज्यादा चीजें बढ़ती हैं तो कैसे आप संभालेंगे, ये सब सारी चीजें देखिए। जहां तक उनका सवाल है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अभी मीडिया के सामने रखा है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेस रिलीज भी करी है, उनका कहना यही है कि हम इनसे केंद्र सरकार से अप्रोच करते रहे, हम इनको बताते रहे, हमें जो जरूरत होती थी वो हम इनको बताते थे, वो चीजें हमें मिलती नहीं थी। ये बात आप मानेंगे? रोहित जी, दिल्ली सरकार के मुखिया ने पिछले 7 सालों में जितने करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च किए, वो पैसा अगर स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने के लिए, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट लगाने में खर्च किया जाता, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस पर बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अपना विज्ञापन रोड पे, मुझे लगता है कि मैं भी यहीं से निकलता हूं तो कोई ऐसा बिजली का खंभा नहीं होता है, अगर वो 10 मीटर की दूरी पे भी है तो वो हर दूसरे खंबे पे भी उनकी फोटो लगी होती है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। ये सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा मिसयूज हुआ है। ये आपने सही सवाल उठाया है कि अगर वो पैसा, देखिए ये एक माध्यम होता है विज्ञापन के थ्रू लोगों को जागरूक करना, लेकिन जागरूकता इस लेवल पे भी नहीं होनी चाहिए कि आप पूरे शहर को पाट दीजिए अपने विज्ञापन से। विज्ञापन का माध्यम है एक कि लोगों तक पहुंचाने का, लोगों को बताने का कि आप होर्डिंग लगाएंगे, लेकिन होर्डिंग लगाने का ये मतलब नहीं होगा। जैसे मैंने खुद आपसे कहा कि ये कहीं ना कहीं मुझे भी देखने को मिला है और लोग भी देख रहे हैं, जो इस चीज को सवाल उठा भी रहे हैं कि जिस तरीके से विज्ञापन पे पैसा इतना खर्च किया गया है, वो पैसा हम चाहे हॉस्पिटल बनाने में लगा देते या ऑक्सीजन लेने में कर देते या कोई भी चीज कर सकते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो हम उस पैसे का कहीं इस्तेमाल कर सकते। देखिए, एक सवाल उठाया है आपने, एक विज्ञापन केजरीवाल साहब ने ये चीज चलाई है जिसका विरोध हर कोई कर रहा है, इसका जवाब उनको देना होगा, क्योंकि वो पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर सकते थे। वो किसी भी मद में हो सकता है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पे सारी नाकामियों का ठीकरा फोड़ते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, तो वो अधिकारहीन हो गए हैं, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? देखिए, ये इस्तीफा देना, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। इस्तीफा देने वाली बात आजकल जो है, जो आप कह रहे हैं ना कि ये इस्तीफा दे दूंगा या इस्तीफा दे देना चाहिए, या मोरल उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जब आप सरकार में आए थे, जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तब आपने इस चीज को, आपको बखूबी पता था कि ये राज्य कैसा राज्य है,
किसके अंडर में है, उसके बाद आपने यह फैसला लिया कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा और जनता की सेवा करूंगा। देखिए, ऐसे जहां पे गवर्नर का रोल होता है वहां पे कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखेंगे तो जिसकी जो सरकार होती है, जिसका जो बनाया हुआ गवर्नर होता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि अपने अपने गवर्नर अपने अपने स्टेट में, हर एक स्टेट अपने अपने लोगों को रख रही है। ये कहीं नहीं लगता है कि ये बिल्कुल ही आप एक बेवकूफ बना रहे हैं जनता को? आपको ये नहीं पता है कि आप अपने ही लोगों को, वो कैसे अपने आप को स्वस्थ मन से, सही मन से कैसे वो फैसला लेगा? वो क्या बायस नहीं होगा? क्या वो फैसला खुद का होगा उसका? देखिए, ये सवाल उठते जरूर हैं। अगर रही बात दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य पूर्णतया आप समझिए कि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आपके गवर्नर जी का होगा, जिसको लेकर के आपको तालमेल बनाना होगा। हर एक मुख्यमंत्री को तालमेल बना करके ही राज्य सरकार, इस दिल्ली सरकार को आप चला सकते हैं। अच्छा, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित और भाजपा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना साहब, स्वर्गीय सुषमा स्वराज और स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा, इन सब ने भी दिल्ली में सरकार चलाई। उनकी तो इतनी अनबन कभी नहीं हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर से। केजरीवाल जो है उनको लेके इतने तल्ख क्यों रहते हैं? उनको भी अंडरस्टैंडिंग बना के काम करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे देखिए, कोई भी सरकार होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उन सब सरकारों को कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था हमारी जो बनाई गई है, जो हमारे संविधान में बनाई गई है, संविधान के तहत बनाई गई है, उसके तहत आपको काम करना है। अगर आपको उसको कुछ चेंज करना है तो आप सेंटर की राजनीति कर सकते हैं। आप ले आइए अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आप आइए सेंटर की राजनीति करिए, आप आइए पार्लियामेंट में आइए, आप लॉ बनाइए, कानून बनाइए, वो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन अगर कानूनी तरीके से, अगर संविधान आपको कहां तक इजाजत देता है वहीं तक आप कर सकते हैं, तो वो आपके तालमेल से ही हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई गवर्नर आज के समय में ये नहीं चाहेगा कि वो ऑक्सीजन नहीं देगा आपको। कोई आज का गवर्नर ये नहीं चाहेगा, या कोई भी मुखिया यहाँ का ये नहीं चाहेगा कि वो आपको हॉस्पिटल नहीं देगा। लेकिन उसकी सुनियोजित तरीके से व्यवस्था कैसे करनी है, किस तरीके से आपको प्रशासनिक तौर तरीके से कैसे आपको तालमेल बनाना है, इसकी जिम्मेदारी ये सरकार को देखनी है। अगर ये तालमेल, देखिए आज आप बार बार लोगों को कहते हैं कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, यही लाइन बोलते हैं आप तो आपको 400 लोग यहाँ मरते हुए दिखते हैं, 400 लाशें यहाँ बिछ जाती हैं, मर जाते हैं किसी न किसी वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा इस वजह से मर जाते हैं। तो आप समझिए कि ये झूठी सांत्वना देना भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपका फेल्योर है, सरकार की विफलता है कि जिस तरीके से वो अपने को सही तरीके, सुनियोजित तरीके से तालमेल करके नहीं काम कर रही है। उसी का तो आज खामियाजा जनता भुगत रही है। आज जनता खामियाजा इसी बात की तो भुगत रही है कि तालमेल आपने क्यों नहीं बनाया। तालमेल आपने सरकार से, अपने 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 जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके पास इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी चीजें जो आप स्कीमें लाते हैं, वो स्कीम्स आपकी कहाँ गई? अच्छा, वो आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, सरकार कैसे चलाएगी अपने आप को? सरकार तो इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि ये वाली सरकार अच्छी थी, वो वाली सरकार नहीं अच्छी है। रोहित जी, पिछली बार महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जैसे अधिवक्ताओं ने वकीलों की मदद की थी आर्थिक तौर पर। क्या इस बार आप जो है उन वकीलों को और अपने पेशे से जुड़े मजबूर लोगों को, या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर मदद पहुंचा रहे हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखिए अभी तो मेरा टेन्योर खत्म हो गया, क्योंकि मेरा 2 साल हमने कंटिन्यू बार की सर्विस की है और सर्व भी किया बहुत अच्छे से, और हर एक कदम पे हम खड़े भी रहे अपने लॉयर्स के साथ, और आज भी हैं, क्योंकि अब हमारा टेन्योर नहीं है, एक कमेटी, दूसरी कमेटी बन गई है, लेकिन आज भी मैं अपने अपने लॉयर्स के बीच में हूँ, उन अधिवक्ताओं के साथ हमेशा खड़ा हूं, और उनकी भरपूर जो मदद हो सकती है हम खुद भी कर रहे हैं, और हमारी जो बार एसोसिएशन, जो हमारी नई एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो भी कर रही है। पहले भी हमने फाइनेंशियल जो असिस्टेंस था वो देते रहे, आज भी हमने और उसको इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी आज जो मौजूदा हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि रोहित जी आज हमने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है। तो धीरे धीरे हम सिलेंडर्स भी ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन का भी अरेंज कर रहे हैं, हम जो है हॉस्पिटल से भी आप टाई अप कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कि जो है मेदांता के जो चेयरमैन है उनसे भी बात करी, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उसने करी, और हमने इवन कि इतना भी कहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस रमन्ना साहब, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सपोर्ट किया, बार के मेंबरों के लिए सपोर्ट किया, कि जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है, जो हमारे अप्पू घर पहले हुआ करता था, जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के बगल में है, हमारे पास बहुत इनफ स्पेस है, जो हमारे चैम्बर्स बने हुए हैं और भी रजिस्ट्री के वहां पे वर्क स्टेशन बने हुए हैं। वहां पे उन्होंने हमें कहा है कि आप अपनी टीम ले जा करके वहां पे 60 बेड का इन्होंने अरेंजमेंट करने के लिए कहा है, कि आप 60 बेड के लिए हम आपको स्पेस देते हैं। गवर्नमेंट से आप बात करिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से आप बात करिए, अगर वो तैयार हो जाते हैं वहां पे सारा सिस्टम को रखने के लिए, डॉक्टर्स, नर्स और ऑक्सीजन सारी व्यवस्था अगर कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हम आपको ये ऑफर देते हैं, आप अपने लॉयर्स को और अच्छे से उनको प्रॉपर तरीके से वहां ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इतनी बड़ी बात हमारी देश की जुडिशरी कर रही है, हमारे बार के जो अधिवक्ता लोग हैं, जो एसोसिएशन हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले समय में अपनी जो हमारी जो फेटर्निटी है, हम उसको कितना बेहतर कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। अच्छा, अपने बार के लोगों को और अधिवक्ताओं को फैसिलिटी देने में तो आप लोग आगे हैं। आप एक अधिवक्ता की हैसियत से और दिल्ली के नागरिक होने के नाते आम नागरिकों को किस तरह से और त्वरित राहत मिले, चाहे दवाई हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे बेड हो, और चाहे खाने पीने की सामग्री हो, उस दिशा में भी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही बोला। और मैं आपको बताऊं, मैं व्यक्तिगत तौर से तौर पे आपको बताता हूं कि अभी देखिए, मैंने कुछ दिनों से कुछ मेरे से जितना हो सकता था, मैंने अपने बार को कुछ डोनेट भी किया फाइनेंशियली। दूसरा, हमने ये किया, कदम उठाया कि एक हमारी संस्था है, हमारे जानने वाले की संस्था है, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने उनको कहा, उन्होंने कहा कि हमने एक रसोई बनाया है और खाने का इंतजाम किया है, कि जो कोविड पेशेंट हैं, जो अपने घरों में रह रहे हैं, वो फैमिली के साथ हैं या फैमिली में सारे कोविड पेशेंट हो गए हैं, जिनको खाना बनाने की दिक्कत हो रही है, खाना नहीं बना सकते, नहीं उनके पास अरेंजमेंट है फूड्स का, उसके लिए हमने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि जो हमारे आसपास के लोग रहने वाले, जैसे मैं पटपड़गंज आईपी एक्सटेंशन में रहता हूं, तो मैंने आईपी एक्सटेंशन और आपके मयूर विहार का जो एरिया है, आसपास के जो एरियाज हैं, हमने उनसे ये गुजारिश की है, लोगों से, जनता से, हमने चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से रहा हो या अलग अलग तरीके से माध्यम से, हमने अप्रोच किया है लोगों को, जनता को, और ये कहा है कि आपके घर में शुद्ध खाना और बहुत ही हाइजीनिक खाना, लंच और डिनर का हम इंतजाम करेंगे। कोई भी हमें व्हाट्सएप करेगा, अपना एड्रेस बताएगा, उसके घर पे सुबह और शाम का खाना हम पहुंचाएंगे, हमारी टीम पहुंचाएगी। ये एक हम बड़ा काम कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि हम दिन के जो है, एक दिन के हम कम से कम 150 और 250 टिफिन हम पहुंचाते हैं लोगों तक, और उनको हाइजीनिक खाना देते हैं। अच्छा, और हमने एक काम और भी किया है, हमने और भी किया है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमने कुछ डॉक्टर्स, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, जो योगा टीचर्स हैं, हमने उनका प्रबंध किया है। हमने अपने पूरी जनता को और अपने लॉयर्स की जो फर्टर्निटी है, जो लीगल फर्टर्निटी है, उनको भी हमने कुछ डॉक्टर्स के नंबर प्रोवाइड कराए हैं, जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजें हैं। देखिए, आज आप घर में हैं, घर में आप कहते हैं ना कि आप काढ़ा पीजिए,
आप कुछ जो भी आपके देसी आइटम्स हो सकते हैं, जो भी आपके आयुर्वेद से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके बॉडी को नुकसान भी ना करे और आपको फायदा करे, जिससे कि आपका गला सही रहे, आप स्वस्थ रहे। आयुर्वेदाचार्य हमने कुछ दो तीन डॉक्टर्स को हमने अरेंज किया है, जो हमने उनके नंबर्स हमने सारे पब्लिक को प्रोवाइड किया है। जो भी उनको फोन करेगा वो उनको एक अच्छे एक प्रॉपर तरीके से क्या क्या सुविधा दी जा सकती है फोन पे, जो उनके मेंटल और फिजिकल वेलनेस के लिए अच्छा होगा, वो भी हमने सुविधाएं मुहैया कराई। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।